इंटू 10⁻⁹ साहब। चार्ज मुझे गिवन है 10⁻⁻7, 10⁻⁻7 दोनों चार्ज गिवन है। डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, तो मीटर में कन्वर्ट कर दिया स्क्वायर। बोल स्टेप सही है। और इज इक्वल टू म्यू मास 5 ग्राम, तो 5 ग्राम 10⁻⁻3 और जी की वैल्यू 9.8। तो सही है। इसको सॉल्व करेगा तो 10⁻⁻4 और ये 100 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू आएगी 0.009 और इक्वल्स टू म्यू इंटू में इसको सॉल्व करेगा, ये आएगी 0.04049। तो यहां से म्यू की वैल्यू तेरे पास आ जाएगी 0.009 अपॉन में 0.049। क्लियर है। सॉल्व करेगा 0.18, 9/49 ना, 0.18, ये म्यू आ गया। बात समझ में आई है। तो पिछले क्वेश्चन के अंदर सिचुएशन अलग थी, ठीक है, उसको और इसको कंपेयर मत करिए। उसने बोला है कि उस पिछले न्यूमेरिकल के अंदर कि सिर्फ 2 ही फोर्स एग्जिस्ट कर रही है, मतलब आपने आइसोलेट कर दिया सिस्टम को। तो साहब अगर वो सिस्टम आइसोलेट हुआ है और वो इक्विलिब्रियम में है, तो पिछले में ग्रेविटेशन बिना कहे कंसिडर करनी थी, क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं था ग्रेविटेशन के अलावा। लेकिन यहां कंसिडर नहीं हुआ, फ्रिक्शन से बैलेंस है। ठीक है बेटे, रोक स्क्रीन को आराम से नोट कर। आजा बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ, क्वेश्चन नंबर 4। देखो जो क्वेश्चन नंबर 4 है बेटे, मैं इसको पढ़ देता हूं आपके सामने। ठीक है, आप आराम से नोट कर लेना, इसको लिख नहीं रहा। क्वेश्चन सुन क्या है। वैसे हमारे नोट्स का क्वेश्चन नंबर ये 15 है, जो स्पाइरल नोट्स है। क्वेश्चन सुन क्या है कि 2 स्मॉल स्फीयर्स each having mass m and charge q coulomb are suspended from a point by insulating threads each of length l meter long but of negligible mass. If theta is the angle each thread makes with vertical when equilibrium has been attained, then show that q square equals to this 4mg l squared sin squared theta tan theta into 4 by epsilon. क्वेश्चन सुन, क्वेश्चन क्या है। मेरे पास 2 पेंडुलम गिवन है बेटे, मेरे को 2 पेंडुलम गिवन है। इंसुलेटिंग थ्रेड लेंथ l दे रखी है, मास m है। अब अगर मैं तेरे से कहता हूं ये सिचुएशन है बेटे, इनको चार्ज दो, दोनों को चार्ज सेम चार्ज देना है, तो ड्यू टू रिपल्शन ये जो पेंडुलम है ये दूर होते चले जाएंगे, ड्यू टू रिपल्शन दूर होते जाएंगे। अब वो ये कहता है कि जब इक्विलिब्रियम अटेन हुआ, जब इक्विलिब्रियम आया, तो इन दोनों थ्रेड के बीच का एंगल थीटा था, सॉरी वर्टिकल के साथ दोनों थ्रेड का एंगल क्या था, थीटा। मान लो जो जब इक्विलिब्रियम आया बेटे, ये दोनों थ्रेड इस पोजीशन के अंदर थे, ये सिचुएशन थी मान लो। बात समझ में आती है। कब, जब इक्विलिब्रियम आया। उसने मुझसे कहा है कि वर्टिकल के साथ जो एंगल बनाया है दोनों ने वो सेम है, तो लेट द एंगल विद वर्टिकल इज थीटा, दोनों का थीटा है, दोनों का मास m है और दोनों का चार्ज क्या है, दोनों के ऊपर सेम चार्ज है q। ठीक है सर, अभी कॉमन सी बात है, सोच समझ के जवाब देना। ये दोनों चीज आज दोनों बॉब इस हिसाब से खुलते चले गए। कौन कौन सी फोर्स एग्जिस्ट कर रही होगी साहब, mg। सर दोनों के ऊपर रिपल्शन है, वो क्या नाम, दोनों के ऊपर सेम चार्ज है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन होगी। ठीक है साहब, और मैं जानता हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन एक्सियल फोर्स होती है। तो दोनों चार्ज बॉडी की लाइन, दोनों को सेंटर को लाइन, वो क्या नाम है, दोनों के सेंटर को मिलाया और ये रिपल्शन दिखा दिया, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन है। इसके अलावा सर, इसके अलावा मास गिवन है, इसका मतलब ग्रेविटी है mg, ये रहा mg और ये रहा mg। सर स्ट्रिंग गिवन है, कांटेक्ट फोर्स एग्जिस्ट करेगी, दैट इज टेंशन, ये रही टेंशन साहब, ये टेंशन दिखा दी। देखो न्यूमेरिकल के अंदर सब मेन बात ये है कि आपको ये देखना है कौन कौन सी फोर्स एग्जिस्ट कर रही हैं। जब दोनों को चार्ज दिया गया, दोनों खुलते चले गए, फाइनली कहीं इक्विलिब्रियम में रुक गए। जब वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम के अंदर आए हैं, तो पहले तो ये देखो कौन कौन सी फोर्स है। सर मास गिवन है mg हो गया, चार्ज गिवन है इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गई, रस्सी है टेंशन हो गई। ठीक है सर, अब कुछ नहीं है बेटे, 11th क्लास के अंदर हम लोग इस पहली जब वेक्टर रिजोल्यूशन सीखते हैं, सबसे पहले स्टैटिक ही सीखते हैं, स्टैटिक फोर्सेस को रिजोल्व करना। अंदाजा अपना अपना है, कैसे उठाइए, मैं इसको ऐसे उठा देता हूं। इधर देख,
इस बॉडी के ऊपर 3 फोर्स हैं साहब, हॉरिजॉन्टल ये दिखाई देती है, वर्टिकल दिखाई देती है, किसी एंगल पे दिखाई देती है। इसी को रिजॉल्व कर ले। जब मैं इसको रिजॉल्व करता हूं 2 कंपोनेंट के अंदर, ये तोड़ दी साहब। ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल थीटा होने की वजह से ये वाला कॉस थीटा हो गया और साहब ये वाला साइन थीटा हो गया। अरे हाँ, तो चुपचाप बैठे 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 बोलते रहा करो, ठीक है ना। बेशक घर पर बैठे हो लेकिन बोलते रहो। टेंशन को क्यों रिजॉल्व किया? साफ दिखाई देती है किसी एंगल पर, क्या नाम है, इंक्लाइंड थी, ठीक है साहब। ये एंगल थीटा था, ये थीटा हुआ, थीटा के साथ वाला कॉस थीटा, दूसरा साइन थीटा। ये बॉडी आज इक्विलिब्रियम में है, वो भी इक्विलिब्रियम में है, तो क्या इसके ऊपर नेट फोर्स 0 होनी चाहिए? हाँ साहब, नेट 0 होनी चाहिए। तो एक्स के अलोंग देख कौन कौन सी फोर्स है सर। एक्स के अलोंग फोर्स है टी साइन थीटा और एफ, तो एफ टी साइन थीटा के बराबर होना चाहिए। वर्टिकल एलोंग देख सर, वर्टिकल के अलोंग एम जी है और टी कॉस थीटा है, इसका मतलब एम जी हर हालत में टी कॉस थीटा के बराबर होना चाहिए। खत्म। हाँ तो बोल, बाकी तो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अब देख, मुझे वो फॉर्मेट चाहिए, उसमें टेन थीटा दिखाई देता है, यहीं से आ जाएगा। डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड कर, तेरे पास आ जाएगा बेटे एफ बाई एम जी मस्ट बी इक्वल टू टी से टी कैंसिल हुआ टेन थीटा, तो दिस इंप्लाइज एफ की वैल्यू हो गई बेटे एम जी टेन थीटा, एम जी टेन थीटा। मुझे क्यू स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अंदर क्यू छिपा होगा, तो जब मैं फोर्स लिखूंगा तो Q1 Q2, इस पे भी Q चार्ज है ना, इस पे भी Q चार्ज है, तो Q1 Q2 बाई ये डिस्टेंस R बनेगा। तो मैं इसको लिख देता हूं बेटे, यहां से यहां तक का डिस्टेंस R है, तो इसको और इसको x मान लेता हूं, ठीक है ना। आधा इधर का x, इधर का x। तो लिखियो फोर्स की वैल्यू, तो K Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर, R मैंने 2x के बराबर, R का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू mg टेन थीटा। तो यहां से आ गया के क्यू स्क्वेयर मस्ट बी इक्वल टू एम जी टेन थीटा इंटू एक्स। थीटा के साथ ये लेंथ एल दे रखी है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, तो साइन थीटा लगा दे बेटे। अगर मैं यहां से साइन थीटा की वैल्यू लिखूं, साइन थीटा, तो एक्स अपॉन में एल, तो एक्स की वैल्यू हो गई बेटे एल साइन थीटा। ये एक्स की वैल्यू यहां पर पुट कर दे, तो इसका स्क्वायर करेगा तो ये तो हो जाएगा 4 इंटू एक्स का स्क्वायर, एक्स ये रहा, तो दिस इज एल स्क्वायर ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए मुखड़े कुछ आ रहे हैं, तो यहां से जब तू क्यू स्क्वायर की वैल्यू लिखेगा तेरे पास आ जाएगी बेटे एम जी टेन थीटा इंटू 4, तो 4 को आगे ही लिख देता हूं, उसने आगे लिखा एम जी टेन थीटा, और ये एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तुम बड़े बच्चे हो बेटे, एक स्टेप मैं सीधा लिख रहा हूं यहाँ पे। ये के है, ये होता है 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उस साइड जाके 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई। ध्यान से देखिए, वही मुखड़े हैं जो मुझे चाहिए थे। बोल, बात समझ में आती है? आपको ना हर एक न्यूमेरिकल के अंदर जो कंसेप्ट है वो पकड़ना है। बोला है ना, ये स्टैटिक का क्वेश्चन था। मुझे सबसे देखो न्यूमेरिकल टफ नहीं था, मेन बात ये थी कि इसको, इसकी अप्रोच क्या थी। मुझे साफ पता चला चार्ज गिवन है, मास गिवन है और बॉडी रेस्ट पर है और ये सिचुएशन में रुकी हुई है, तो कॉमन सी बात है, मास से mg फोर्स और ये इंक्लाइंड है, रिजॉल्व कर दिया। हाँ तो बोल, ये क्वेश्चन ना बेटे किसी जमाने में सीबीएसई में आया था, फिर ये क्वेश्चन ऐसे भी रिपीट हुआ है 1-2 बार कि ये वैल्यू गिवन आ गई है सारी, थीटा की वैल्यू, ये सब वैल्यू गिवन आ गई है क्योंकि वैल्यू पूछी गई है, तो ये जो फॉर्मूला ड्राइव हुआ है इसके अंदर वैल्यू पुट हो जाती है क्योंकि वैल्यू निकल आती है। इसके ऊपर 1-2 कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, आप एक बार इसको लिखो फिर इस पे कंसेप्चुअल करते हैं। देखिए इस पे कंसेप्चुअल क्या बनाता है, इसी क्वेश्चन के ऊपर है वो कंसेप्ट जो है, हमको एक सिचुएशन प्रोवाइड कर देता है बेटे, और सिचुएशन क्या है कि 2 पेंडुलम कुछ ऐसे रिप्रेजेंटेशन में देती है, इस एंगल को रख दिया थीटा 1 एंगल, ये एंगल दे दिया थीटा 2,
इसका मास m है, इसका मास m है, इस पर चार्ज q1 है, इस पर चार्ज q2 है और q1 ग्रेटर है q2 से, ये आपको गिवन है, ये आपको क्या है, गिवन है। q1 चार्ज ज्यादा है किससे, q2 से, ये गिवन है। फिर ऑप्शन देता है हम लोगों को, पहला ऑप्शन कि q1 ज्यादा होगा q2 से, q2 ज्यादा होगा q1 से, q1 बराबर होगा q2 के और q1 बराबर होगा ट्वाइस ऑफ q2 के। ये ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन सही है? स्क्रीन को रोक के आराम से सोच लो। अब एक कॉमन सी बात है, ध्यान से देखना इस साइड। उसने मास सेम गिवन किया है लेकिन चार्ज डिफरेंट गिवन किए हैं, q1 और q2 दिया है, ठीक है साहब, और q1 ज्यादा है q2 से। मैंने अभी ये न्यूमेरिकल सॉल्व किया, इस न्यूमेरिकल के अंदर ये जो चार्ज थे दोनों सेम थे। देखो चार्ज सेम होने से फोर्स पर क्या इफेक्ट आया, बच्चा बोला चार्ज सेम होने से फोर्स सेम होगी, लेकिन एक अच्छा बच्चा ये बात को जानता है कि जो कूलम लॉ है या कूलम फोर्स है, ये न्यूटन साहब के थर्ड लॉ को जस्टिफाई करता है। थर्ड लॉ ये कहता है कि वट एवर बी द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, द फोर्सेज आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन नेचर। तो Q1 Q2 का मैग्नीट्यूड कुछ भी रहा हो, Q1 Q2 का मैग्नीट्यूड कुछ भी रहा हो, ये फोर्स नहीं बदलेगी। मतलब मुझे दिखाई कुछ महसूस हो रहा था डिफरेंट चार्ज है, लेकिन ये देखा जाए तो सिचुएशन यही है। ये बेशक चार्ज अलग अलग हो जाते हैं लेकिन ये F तो सेम ही लगती है दोनों के ऊपर, और मास गिवन है, तो क्या ये सिचुएशन यही है? हाँ साहब यही सिचुएशन है। तो कॉमन सेंस से मुझे पता चल गया कि इसके अंदर ये ऑप्शन करेक्ट है। Q1 और Q2 क्या होंगे, बराबर होंगे साहब। बात समझ में आती है? इसी क्वेश्चन को ऐसे घुमा देता है जैसे मैंने इसके अंदर आपको चार्ज सेम करके दे दिया, और सॉरी चार्ज की कंडीशन गिवन कर दी। इसके अंदर करता क्या है कि ये मास की कंडीशन दे देता है बेटे, पेंडुलम वही सिचुएशन गिवन करके θ1 एंगल θ2, इधर m1 मास है, इधर m2 मास है। अब देखो उसमें चार्ज सेम किया था, ओ मास सेम किया था, चार्ज डिफरेंट किया था। इसमें मैं आपको मास डिफरेंट कर देता हूं, एक m1 ले लिया, एक m2 ले लिया साहब, ठीक है सर, और चार्ज सेम कर देता हूं, ये q चार्ज है, ये q चार्ज है, और ये आपको गिवन कर देता हूं कि m1 ज्यादा है m2 से। अब ऑप्शन वही है, चार ऑप्शन है क्या, कि θ1 ज्यादा होगा θ2 से, θ2 ज्यादा होगा θ1 से, θ1 बराबर होगा θ2 के, और θ1 बराबर होगा ट्वाइस ऑफ θ2 के। चार ऑप्शन है, बताइए। अब एक बच्चा कॉमन सेंस कि सर चार्ज सेम है, चार्ज डिफरेंट भी होता तो फोर्स F पे तो कोई फर्क आना नहीं था। अब खेल है mg का। अब m1 ज्यादा है बेटे, m1 ज्यादा होने का मतलब है ये वाली फोर्स ज्यादा होना। ये कॉमन सी बात है कि जब ये सिचुएशन अगर दोनों बराबर बराबर फोर्स लेके चलते, m बराबर होता तो दोनों इस हिसाब से फैलते चले जाते हैं, लेकिन आज वो कहता है कि ये mg हैवी है, तो अगर mg ज्यादा है, ठीक है ना, m1g ज्यादा है, तो ये कॉमन सी बात है बेटे, ये कम उठेगा और ये ज्यादा उठता चला जाएगा, ये सिचुएशन बन जाएगी, मतलब ये वाला एंगल ज्यादा हो जाएगा। तो जो θ2 की वैल्यू है, ठीक है ना, किसकी, θ2 की, वो ज्यादा हो जाएगी θ1 से। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया साहब, θ2 ज्यादा होगा θ1 से। बात समझ में आती है, ठीक है ना। तो ये कंसेप्ट, अब इस पे एक कंसेप्ट और बनता है। वो कंसेप्ट क्या है कि वो कहता है कि ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से है, इस सिस्टम को उठा करके पानी में रख दिया। अब तुम सोच समझ के बताओ, इस सिस्टम को जब तुम पानी में लेके जाओगे तो क्या कहानी बनेगी। सर ये दोनों फोर्स जो m जैसे पानी के अंदर जाएगा तो ये mg है, इसके तो अपोजिट लग जाएगी अप थ्रस्ट, है ना। तो क्या mg कम होगा, हाँ साहब। तो जो उसकी डेंसिटी आएगी वो उसका नाम वाटर की, वो तो mg पर इफेक्ट डालेगी, अब थ्रस्ट देगी ऊपर की तरफ, तो mg कम हो जाएगा। और जो पानी का जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा
वो इस F पर इफेक्ट डालता है। कहने का मतलब ये है कि जब ये सिस्टम उठ करके पानी में जाएगा तो ये दोनों फोर्स कम होती हैं, mg भी कम हो जाती है और F भी कम हो जाती है। जितना न्यूमेरिकल में वो गिवन करेगा उसके अकॉर्डिंग मैं इनको कम कर लूंगा, बाकी कंसेप्ट सेम चलेंगे। बात समझ में आई है? इसकी इनको रोक, फटाफट लिख। इसमें एक कंसेप्ट और बनता है, ठीक है? वो कंसेप्ट क्या बनता है, एक साथ लिख लेना, इधर देख। वो ये बोलता है कि इस सिस्टम को उठा करके, जो ये सिस्टम है इसको उठा करके सैटेलाइट के अंदर ले, सैटेलाइट है ये, सैटेलाइट राउंड ले रही है साहब, धरती माता के रिवॉल्विंग सैटेलाइट, और इसके अंदर आपने ये सिस्टम जा करके लटका दिया सैटेलाइट के अंदर। अब बताइए थीटा पर क्या इफेक्ट आएगा, थीटा की वैल्यू क्या होगी? क्वेश्चन बना देना कि राइट द वैल्यू ऑफ थीटा इन द रिवॉल्विंग सैटेलाइट। तुम बड़े बच्चे हो, ये सैटेलाइट के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है कंपटीशन में। क्यों पूछी गई सैटेलाइट? तुरंत मेरा दिमाग काम कर गया कि सर जब हम लोगों ने 11th क्लास के अंदर जहां पर भी वेटलेसनेस पढ़ा है उसकी एक कंडीशन है ये सैटेलाइट। सिलेबस में वेटलेसनेस कहां कहां आया 11th में? पहली बार आता है फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट में, दूसरी बार आता है एट द सेंटर ऑफ अर्थ, तीसरी बार आता है एट द ग्रेविटेशन न्यूट्रल पॉइंट, और चौथी बार आता है इनसाइड द रिवॉल्विंग सैटेलाइट। 4 जगह वेटलेसनेस है 11th क्लास में। अब जैसे ही सिस्टम जाकर के सैटेलाइट में रखा जाएगा, क्या बॉडी का वेट खत्म हो जाएगा? हाँ साहब, mg रहेगा ही नहीं। अब कॉमन सेंस है कि जब mg ही नहीं रहेगा तो अकेली एक फोर्स बच गई F, तो ये तो अब उठा ले जाएगी बॉल को। हाँ साहब, तो जैसे आप इसको रिवॉल्विंग सैटेलाइट के अंदर लेकर के जाओगे, सैटेलाइट के अंदर बांधोगे, तो ये दोनों के दोनों बेटे ऐसे हो जाएंगे। मतलब अगर मैं इसको यहां बना देता हूं, ठीक है ना, ये इस तरफ और ये इस तरफ, ये क्यू चार्ज और ये क्यू चार्ज, ये दोनों बॉल यहां आ जाएंगे क्योंकि वेट तो रहा ही नहीं, ये लेंथ है। उसने मुझसे कहा है कि राइट द वैल्यू ऑफ थीटा, तो थीटा की वैल्यू तो ध्यान से देख 90 हो जाएगी, थीटा की 90, ठीक है बेटे? कई बार ना बच्चा इस एंगल को लिख देता, नहीं थीटा फिगर में ये है तो 90 बनेगा, टोटल एंगल 180 हो जाएगा। ग्रेविटेशन तो होगी नहीं, अब सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक लग रही होगी, कितनी हो जाएगी साहब के Q1 Q2 बाय R का स्क्वायर, दैट इज 2L का स्क्वायर। रहा तो बोल, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनते इस अकेले न्यूमेरिकल के ऊपर। क्लियर है? तो ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद फिर ये क्वेश्चन लिख देना, या सम कंसेप्ट्स बेस्ड ऑन अबव न्यूमेरिकल, 1, 2 और एक और 3, ठीक है? और एक नोट हिंदी में लिख लेना, अगर ये सिस्टम पानी के अंदर रखा जाता है या मीडियम में रखा जाता है तो दोनों फोर्स कम हो जाती हैं, ठीक है? mg भी कम हो जाता है, इस पे अब थ्रस्ट आता है तो अपोज करेगा, mg कम होगा, और ये फोर्स कम हो जाती है डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वजह से, ठीक है? और थीटा बढ़ेगा या घटेगा वो उन वैल्यूज पे डिपेंड करेगा कि डेंसिटी क्या है मीडियम की और उसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, ठीक है? तो थीटा कम होगा या ज्यादा होगा वो वैल्यू बताती है, ठीक है? तो स्क्रीन को रोक, नोट कर फटाफट। आजा बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ। ये असाइनमेंट का ही क्वेश्चन नंबर 14 है, अभी 15 किया ना, ये 14 है। देखो तुमको ये देखना है कि कूलम्स लॉ कैसे कैसे डिफरेंट कंसेप्ट्स में अप्लाई हो रहा है। बात समझ में आई? ये कंसेप्ट पकड़ने हैं तुम्हें। क्वेश्चन सुन क्या है, अ पार्टिकल ऑफ मास m and carrying a charge minus q1 is moving around a charge of charge plus q2 along a circular path of radius r. Prove that the period of revolution of charge is given by this. टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन मुझे प्रूफ करना है 16 पाई क्यूब एप्सिलॉन नॉट m r क्यूब डिवाइडेड बाय q1 q2 की पावर 1/2। क्वेश्चन समझ, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये कहता है कि बेटे एक चार्ज है माइनस q1, वो रिवॉल्व करता है चार्ज प्लस q2 के चारों तरफ, ठीक है साहब? कोई चार्ज है माइनस का q1, ये रिवॉल्व करता है दूसरे चार्ज के चारों तरफ जो है प्लस का q2, और रेडियस ले लेता हूं मैं स्मॉल r, और ये v वेलोसिटी से रिवॉल्व करता है। कहता है टाइम पीरियड शो करिए, ये होगा
एक अच्छा बच्चा समझता है कि जब बात आती है सर्कुलर पाथ में गोल घूमने की, तो गोल घुमाने का काम होता है साहब सेंटीपीटल फोर्स का। जिस बच्चे को ये बात पकड़ में आ गई कि सेंटीपीटल कौन देता है सर्कुलर मोशन, वहीं खत्म हो जाता है साहब। और मैंने आपको याद होगा 11th में लिखवाया भी था, जब एक चार्ज दूसरे के चारों तरफ घूमता है, गोल चक्कर लगाता है, तो सेंटीमीटर कूलम्ब्स लॉ देता है साहब। कौन देता है? कूलम्ब्स लॉ। यहाँ पर -q1 + q2 के चारों तरफ घूमता है, तो बोलना नेसेसरी सेंटीपीटल फोर्स दैट इज mv²/r कहां से निकल करके आएगी सर? k q1 q2/r से आएगी, k q1 q2/r² से। हाँ तो बोल, यहां से v² की वैल्यू लिख देता हूं बेटे, एक r से r कैंसिल हुआ तो v² की वैल्यू हो गई k q1 q2 अपॉन में ये m अपॉन में आ गया m इंटू r। एक बच्चा बोला आपको कैसे पता v² निकालना था? अरे साहब टाइम पीरियड निकालना है। टाइम पीरियड होता क्या है? टाइम पीरियड होता है 2πr, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस क्या है? 2πr, स्पीड क्या है v? और हाँ तो बोल, तू जानता है, देख ध्यान से, वो रूट चला हुआ है, इसका मतलब स्क्वायर का कंसेप्ट है। स्क्वायरिंग दो साइड करियो, तो टाइम स्क्वायर की वैल्यू बोल, t² कितना हो गया? दैट इज 4/π² r² अपॉन में v का स्क्वायर। v² की वैल्यू देखिए रही। हाँ तो बोल, वैल्यू पुट करके कितनी हो गई बेटे? ये हो गई, तो ये हो गया 4π² r² अपॉन में v का स्क्वायर। तो v² की वैल्यू ये है बेटे, तो दैट इज k q1 q2 और m r ऊपर गया। देखिए ये वही मुखड़े हैं क्या? अच्छा उसके अंदर 16 आया हुआ है, तो देखिए 1/4πε0 है, इसको ऊपर लेकर के जाएगा। जब इसके अंदर 1/4πε0 लिखेगा तो 4πε0 ऊपर गया, तो 4 इसको जाके 16 कर देगा, पाई हो जाएगा क्यूब ε0, और ये हो गया बेटे m ऑफ r का क्यूब डिवाइड बाय ये हो गया q1 q2, और इस साइड है t²। ठीक है, उधर लिखूंगा 1/2। अब देख क्या वही मुखड़े हैं ये? हाँ साहब ये वही है। हाँ तो बोल, कहने का मतलब ये है कि आपको ये बात पकड़ में आनी चाहिए कूलम्ब्स लॉ कैसे कैसे अप्लाई हो रहा है। स्क्रीन को रोक, आराम से नोट कर। आजा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ। क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16 तीन हो गए ना बेटे। क्वेश्चन नंबर 13 देख क्या कहता है। अ फ्री पिथ बॉल ए ऑफ 8 ग्राम कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ 5 × 10⁻⁻8 कूलम। एक बॉल है बेटे जिसका मास मुझे 8 ग्राम दे रखा है, ठीक है साहब, और उसके ऊपर जो चार्ज है वो दे रखा है 5 × 10⁻⁻8 कूलम, ठीक है। What must be the nature and magnitude of charge that should be given to a second pith ball B fixed 5 cm below the former ball so that the upper ball is stationary? एक सिंपल सा सवाल है साहब। ये सवाल क्या है, ध्यान से देख। एक बॉल है जिसके ऊपर प्लस का चार्ज है। देखो आपने कई बार जादू देखा होगा बेटे, जादूगर दूर कहीं खड़ा रहता है और एक टेबल पे हेड रखा रहेगा और एक छड़ी उसकी तरफ करेगा और छड़ी ऊपर करेगा तो हेड भी ऊपर की तरफ उड़ता चला जाता है। वो हेड अपने आप ऊपर की तरफ नहीं उड़ जाता, वो बेसिकली क्या है कि उस हेड को पहले से चार्ज दिया गया होता है, और जो उसका स्टेज है उसके नीचे से सेम नेचर का चार्ज नीचे से प्रोवाइड करते हैं, और ड्यू टू रिपल्सन हेड ऊपर की तरफ उठता चला जाता है। ड्यू टू रिपल्सन हेड ऊपर की तरफ उठता चला जाता है, और जादूगर दूर से हाथ ऊपर करेगा, वो ऐसा लगता है जैसे हेड ऊपर उठ रहा है, साहब इसने जादू करके दिखाया। वो जादू नहीं है, वो कूलम्ब्स लॉ है साहब। सवाल वही है, ये देख ध्यान से। वो क्या कहता है कि एक पिथ बॉल है जिसका मास मुझे गिवन है, उसका चार्ज गिवन है, ठीक है। क्वेश्चन ये कहता है कि इससे 5 सेंटीमीटर नीचे, 5 सेंटीमीटर नीचे, 5 सेंटीमीटर नीचे, 5 सेंटीमीटर नीचे, 5 सेंटीमीटर नीचे एक दूसरी बॉल है। बताइए साहब इसको कितना चार्ज दूं कि वो बॉल हवा में रुकी रहे। ये ऊपर वाली जो बॉल है वो हवा में ही रुकी रहे। तो ये कॉमन सेंस है साहब, ऊपर वाली कोई भी चीज अगर उसमें रोकनी है, हवा में रोकनी है, स्टेशनरी करनी है, क्या उसका वेट बैलेंस कर देना है? हाँ साहब, वेट बैलेंस तो नीचे गिरेगी नहीं।
तो इसका वेट किधर था साहब, ये नीचे की तरफ था mg। तो क्या ये नीचे से रिपल्शन मारे तो ये ऊपर की तरफ लगा दे के रुक जाएगी? हाँ साहब। तो पहले तो ये बताओ कैसा नेचर है। तो साहब अगर इसके ऊपर प्लस आपने पहले से ही प्लस दे रखा है तो ये कॉमन सेंस से पता चल गया इसको प्लस ही देना होगा, तभी रुकेगा वो, ड्यू टू रिपल्शन रुक देगा। हाँ, तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग रूल क्या बना कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो बॉडी के mg के बराबर होनी चाहिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक कितनी हो गई k, q1 q2 बाय r का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू mg। ठीक है बेटे, k 9 इंटू 10⁻⁹ q1 चार्ज, 5 इंटू 10⁻⁻8 q2 मुझे पूछा है ये वाला q डिवाइड बाय 5 सेंटीमीटर 5 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर। ठीक है, मस्ट बी इक्वल टू mg 8 ग्राम इंटू किलोग्राम इंटू 9.8। छोटी सी कैलकुलेशन है, सॉल्व कर लेना, जो भी आंसर है 10 ही ले लो। ठीक है बेटे, यहां से q की वैल्यू सॉल्व होकर के आ जाएगी, जो भी वैल्यू आएगी। ये सवाल है, बात समझ में आती है। एक सेट में अगर जैसे ये सवाल एक सेट में दे दिया, इसमें क्या किया है कि ऊपर वाले को रोकना है, तो बताइए नीचे कितना चार्ज लगाऊं।